Question number 31. Which article of the Constitution of India promotes the educational and economic interest of the scheduled caste, scheduled tribe and weaker section of the society? तो यहाँ पर ऑप्शन 39 आर्टिकल 30, 45 एंड 46। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोट करता है एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। तो ये राइट्स तो यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि राइट्स तो इंसान की अपनी वो होती है, इंसान के अपने राइट्स होते हैं कि किस तरीके से उसको लेकर जाने हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है तो कुछ डीपीएसपी के जरिए प्रमोट करती है, क्योंकि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के जरिए हम कुछ लॉज बनाते हैं जिसके तहत हम चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट प्रमोट करती है। तो यहाँ पर आर्टिकल 45 है, 45 के अकॉर्डिंग क्या चीज़ प्रमोट हुई है? एजुकेशन का प्रमोट किया गया है। और आपको पता होगा कि जो राइट टू एजुकेशन की अभी हमने बात की थी वो आर्टिकल 45 के जरिए ही लॉ बनाया गया है, ठीक है, जिसके बाद में एक राइट बना दिया गया, राइट अंडर आर्टिकल 21A, ये राइट बना दिया गया, वो बाद की बात है, लेकिन पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट आया गया। यहाँ पे 46 आर्टिकल जो है ये भी एक डीपीएसपी है, डीपीएसपी के अंदर आता है। अच्छा, डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक होती है? डीपीएसपी आपकी 35 से शुरू होती है और ये 51 तक होती है, ठीक है, आर्टिकल 35। और ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट भी आपको पढ़ने होंगे। अगर आपको बीएड का एग्जाम देना है कि फंडामेंटल राइट आपके आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक होते हैं, ये आपकी 36 से शुरू होती है, और उसके बाद आपकी डीपीएसपी शुरू हो जाती है, उसके बाद आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। ये कौन कौन से पार्ट में होती है, क्या क्या इनमें डिफरेंस होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा आपको देखना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो अक्सर आ ही जाता है इस पार्ट से। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 46 सही जवाब होगा, ठीक है, आर्टिकल 46 डीपीएसपी। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया में कहाँ पर हुई थी? ये आंध्र प्रदेश में, और यूनिवर्सिटी का नाम है BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, और ये आपकी आई थी 26 अक्टूबर 1991 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए बनाई गई थी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने क्या रिकमेंड किया है? अच्छा, एजुकेशन पॉलिसी भी आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपकी क्लासेस में, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वहाँ पर पढ़ाऊंगी, क्योंकि इंक्रीज़ करना कितना, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। तो सबसे पहले तो आपको ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का पता होना चाहिए कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है। उसके बाद हायर एजुकेशन में 2035 तक क्या इन्होंने अपना टारगेट सेट किया है, तो वो है 50%। और इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन का जो टारगेट है 2035 था, दैट इज़ 100%। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अलग अलग तरीके से एनईपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आगे भी एक क्वेश्चन शायद है, उसके फॉर्मूले से, जो स्ट्रक्चर है पेडागोजी का, उससे भी क्वेश्चन है। तो आपको पूरा एनईपी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एनईपी नाउअडेज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, क्योंकि यही रिसेंट हमारी पॉलिसी है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है परामर्श स्कीम। परामर्श का मतलब होता है काउंसलिंग, मतलब परामर्श होता है ना, किसी को एडवाइस देना, गाइडेंस देना, काउंसलिंग करना, इस तरीके की। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, जो आज के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाती है, बाय द NEP 2020। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसके ज़रिए ये लॉन्च हुई थी, एंड ये UGC ने लॉन्च कराई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, ठीक है। तो यहाँ पर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ रिजर्विंग 5% सीट। 5% सीट कब रिजर्व हुई थी, किस लॉ के तहत, किन लोगों के लिए? डिसेबिलिटीज़ इन द हायर एजुकेशन। मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि डिसेबिलिटीज़ वर्ड यूज़ नहीं करना, ये पहले यूज़ होता था डिसेबिलिटीज़, अब हमें डिफरेंशियली एबल यूज़ करना है, ठीक है, डिफरेंशियली एबल। और डिफरेंशियली एबल क्यों यूज़ करते हैं डिसेबिलिटीज़ के जरिए जगह पर? क्योंकि डिसेबिलिटी का क्या मानना होता है कि जैसे मान लीजिए कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, कि कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है, तो विजुअली इम्पेयर्ड में हम क्या मानते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि जैसे कुदरत ने हमें आँख दी है, तो उस आँख का पर्पस हमने माना है देखना, ये हमने पर्पस माना हुआ है। इस बात को ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने ये माना हुआ है, सारी दुनिया ने ये माना है कि आँख का पर्पस देखना होता है। तो हमने क्या सोचा कि जो लोग आँखों से देख नहीं पाते, तो ये एबिलिटी उनके अंदर नहीं होती देखने की, इसीलिए हमने कह दिया उसका जस्ट अपोजिट डिसएबिलिटी। लेकिन कुदरत के निज़ाम अगर आप देखो, तो जिन लोगों के पास आंखें होती हैं और वो देख नहीं पाते, तो उनके पास कुछ और चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके पास और एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ और एबिलिटीज़ होती हैं। तो ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये अदर एबिलिटी है, और उस अदर एबिलिटी को हम कहते हैं डिफरेंशियली एबिलिटी, डिफरेंशियल अलग टाइप की एबिलिटी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, टर्मिनोलॉजी बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। और अगर कोई पुरानी पॉलिसी है, कोई पुराना लॉ के बारे में पूछा है, तो वहाँ पर ऐसी टर्म्स यूज़ होंगी डिसेबिलिटी। किसी नई पॉलिसी जैसे NEP की बात करें, तो NEP में कहीं यूज़ नहीं होगा, NEP में आपके डिफरेंशियली एबल यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर पूछा है कि 5% रिजर्वेशन इन लोगों को मिलने वाला था, तो ये कौन से एक्ट के अंदर आया था? ये अमेंडमेंट आया था RPWD एक्ट 2016। RPWD एक्ट आपका डिफरेंशियली एबल लोगों के लिए होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ UGC? का मोटो क्या है? तो ये आपको देखना है UGC की साइट पर जाकर, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर UGC की साइट पर जाकर हम इसका मोटो देखें। ये UGC का मोटो, अरे यार 19 नहीं आ रहा, सॉरी, चले कोई बात नहीं।
यूजीसी का मोटो होता है यहाँ पर लर्निंग नॉलेज लिबरेट्स, ठीक है, नॉलेज लिबरेट्स, और इसको हिंदी में कहते हैं ज्ञान विमुक्ति करके कुछ कहते हैं। तो ये आप एक बार देख लेना प्लीज़, नॉलेज लिबरेट्स इसका सही जवाब है। नाउ इसके बाद आते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं नॉलेज लिबरेट्स को इस तरीके से, ज्ञान, अगर आप जाओगे तो आपको इसके मोटो पे मिल जाएगा जो उसका लोगो होता है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ते, कुछ ऐसे करके लिखा होता है, विमुक्ते ऐसे पता नहीं। एडुसेट वाज लॉन्च है, एडुसेट कब लॉन्च हुआ था? ये 2004 में लॉन्च हुई थी सैटेलाइट, जो एजुकेशन से रिलेटेड पहली सैटेलाइट है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस एजुकेशन सैटेलाइट्स को याद कर लो, क्योंकि बीएड एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो एजुसेट जो ये सैटेलाइट थी, एजुकेशनल सैटेलाइट है, ये 2 वे कम्युनिकेशन पर बेस्ड सैटेलाइट होती है, 2 वे कम्युनिकेशन पर बेस्ड होती है। इस सैटेलाइट को कहते हैं जियो सिंक्रोनस, सिंक्रोनस का मतलब है अर्थ के साथ साथ मूव करती है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। ये लॉन्च हुई थी आपकी 20 सितंबर 2004 को। डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, एनडीएलआई, देखो एनडीएलआई लिखा है और यहाँ पर डिजिटल लिखा है, ये है आपकी पूरी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ये एक प्रोजेक्ट है एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम आज के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, अंडर द एजिस ऑफ नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये डेवलप्ड हुई है बाय द आईआईटी खड़गपुर। एजुकेशन सब्जेक्ट है किसका? कंकरेंट लिस्ट का। पहले कहाँ पर था? पहले स्टेट लिस्ट में था, उसके बाद कंकरेंट में आ गया है। जो स्ट्रक्चर एजुकेशन का रिकमेंड हुआ है एनईपी के जरिए, दैट इज 5+3+3+4। 5 पे क्या होता है यहाँ पर? फाउंडेशन स्टेज होती है। 3+3 क्या होती है? ये आप लोग सर्च करो और बताओ मुझे कि क्या होती है। नाउ नेशनल फेस्टिवल ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, ये नेम किसको दिया गया? हौसला 2008 को। ओपन लर्निंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था किस गवर्नमेंट में? अब आप लोगों को लगेगा राजीव गांधी गवर्नमेंट में, क्योंकि उस टाइम पर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना था एंड इंदिरा गांधी ने भी एक इंस्टीट्यूशन बनाया था इग्नूस के नाम से। ऐसा नहीं है, आपको सब सही से पढ़ना है। जी राम रेड्डी, जिनके जरिए से BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। अच्छा, जो ओपन लर्निंग होती है बच्चा, उसमें भी अलग अलग टाइप्स की लर्निंग होती है। पहले जो ओपन लर्निंग होती थी उसको हम करस्पॉन्डेंस एजुकेशन कहते थे, ठीक है। करस्पॉन्डेंस एजुकेशन जो ईमेल के जरिए होती थी, या फिर ये जो आपका टेक्स्ट आते हैं, लेटर्स आते हैं, उनके ज़रिए होती थी। क्या होता था कि एक पर्टिकुलर जगह पर वहाँ पे लेटर्स के ज़रिए जो भी आपका पोस्ट होता था, पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसके ज़रिए से आपको कंटेंट भेजा जाता था। बच्चा पढ़ता था, पढ़ने के बाद अपनी पेस के हिसाब से, अपनी लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से पढ़ कर एग्जाम लिख देता था उसमें। तो इस तरीके से जो लर्निंग होती थी वो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन होती थी। ओपन लर्निंग की इजाद बहुत पहले टाइम से हो चुकी है, तो जी राम रेड्डी ने इसको स्टार्ट किया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। NUEPA स्टैंड्स फॉर, ये स्टैंड्स करता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर NI भी आ सकता है कभी कभी आपके क्वेश्चन में, NI, तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट हो जाएगा। और इसका मोटो होता है एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल इन इंडिया। नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च आर सिचुएटेड इन, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? टीचर ट्रेनिंग का NITTR, ये यहाँ पर भोपाल आपका मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता सब में है यहाँ पर। Which one of the following is a major initiative of the online professional development of the higher education faculty using स्वयं प्लेटफॉर्म? तो स्वयं प्लेटफॉर्म क्या होता है बच्चा? स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है बीएड के एग्जाम में, ये आप लोग को देखना है। स्वयं की फुल फॉर्म होती है स्टडी वेब्स, ये आप लिख लो अभी, अगर आपको इंपॉर्टेंट है वैसे आप इसको गूगल कर सकते हो, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग। और बार बार क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो टर्मिनोलॉजी है, लर्निंग की जगह पर कुछ और दे देंगे, एक्टिव की जगह पर एबिलिटी दे देंगे, कुछ भी देकर ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यंग एस्पायरिंग माइंड्स के ये एस्पायरिंग माइंड्स, इसको आप एक बार देख लो। तो ये स्वयं का फुल फॉर्म है। और यहाँ पर पूछा है कि कौन सी फैकल्टी यूज़ करती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में? तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अर्पित होता है, ठीक है, अर्पित। ये जो आपका मूक है, ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ये भी ओपन डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मूक है यहाँ पर, सॉरी अर्पित सही जवाब है। अच्छा, स्वयं के 4 पोर्टल होते हैं, अलग अलग है। जैसे फर्स्ट पोर्टल में क्या होता है? वीडियो लेक्चर्स होते हैं, सेकंड में स्पेशली रीडिंग मटेरियल होता है, थर्ड में सेल्फ असेसमेंट, तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है। उसके बाद है मई 24, 2018 में जो यूनियन मिनिस्ट्री है HRD, उसने लॉन्च किया समग्र शिक्षा स्कीम, समग्र शिक्षा स्कीम, ठीक है। अब ये स्कीम किस लिए क्या इम्प्रूव करने के लिए? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू द प्रोविजन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो हमारे पास सर्व शिक्षा अभियान आया था 2001 में, उसके बाद आपका आया था
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में, और उसके बाद एक और आया था आपका डिजिटल एजुकेशन, ये दीक्षा प्लेटफॉर्म आया था टीचर एजुकेशन के लिए, दीक्षा टीचर एजुकेशन के लिए। तो इन तीनों को मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया था। तो इसको हम कहेंगे फ्रॉम प्री स्कूल, क्योंकि सर्व शिक्षा आपका प्राइमरी लेवल पर था, RMS आपका सेकेंडरी लेवल पर था। तो इन सब को मिलाकर क्या किया था, फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल पर इसको मर्ज कर दिया गया था। उसके बाद है नेशनल रीडिंग डे। ये कब ऑब्जर्व होता है? नेशनल रीडिंग डे आपको ऑब्जर्व किया जाता है 19 जून को, जो कि आपके ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। 19 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है डेथ एनिवर्सरी। किसकी डेथ एनिवर्सरी? ऑफ P.N. पैनिकर। P.N. पैनिकर, ये एक ट्रैवनकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन इन्होंने दिया था। केरला के एक पर्सन है जिन्होंने रीडिंग को इनिशिएट किया था, कि रीडिंग का मूवमेंट ये लेकर आए थे। तो यहाँ पर इनको हम फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लाइब्रेरी एसोसिएशन में काम किया। एक स्पेशल है जिसको हम याद कर सकते हैं यहाँ पर, केरला का ग्रंथशाला संगठन, ग्रंथशाला संगठन, ठीक है, संगठन। इसको कहते हैं हम ट्रैवनकोर, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ट्रैवनकोर एक जगह है केरला में जहाँ पर इन्होंने अपना लाइब्रेरी एसोसिएशन दिया था, लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ NCERT। तो NCERT के टोटल कॉन्स्टिट्यूट कितने होते हैं? 8 कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं। 8 का 8 आप एक बार जाकर देख लेना। 8 कॉन्स्टिट्यूंट्स में वहाँ पर अलग अलग नाम दिए हैं कि रीजनल कहाँ पर है, जैसे कि आपका NIE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली में है। तो यहाँ पर जो NIE है ये रीजनल नहीं है, दिल्ली के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट है। CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है दिल्ली के अंदर। उसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। आज के टाइम पे वोकेशन की बहुत बात हो रही है, तो इसको भी प्लीज़ याद रख लेना। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? भोपाल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका अजमेर, भोपाल, मैसूर, इन सब में रीजनल इंस्टीट्यूट है। तो ये सही जवाब है। यहाँ पर आपका गलत ऑप्शन है C, और इन्होंने गलत ही हमसे पूछा है, तो C यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू 2021। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही है, ऑफकोर्स ज़्यादा ही है मेरी स्पीड, मुझे पता है कि हमेशा ज़्यादा ही होती है, तो आप लोग क्या करना, अपना जो स्पीड है ना उसको कम करके सुन लेना, ठीक है। मुझसे स्पीड कम नहीं होती है, मैं हमेशा इतना ही फास्ट पढ़ाती हूँ, और मेरे जो लर्नर्स होते हैं वो भी बहुत फास्ट लर्नर्स होते हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश करना कि अपनी जो स्पीड है उसको कम कर लेना, ठीक है। 2011 सेंसस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लिटरेसी किस स्टेट में थी? केरला में नहीं थी बेटा, केरला का ध्यान मत दो, बाद में हुई है, पहले त्रिपुरा में थी। उसके बाद 2021 में जो फीमेल का एनरोलमेंट था हायर एजुकेशन का एज पर द ऑल इंडिया हायर एजुकेशन, ये कितना था? 2020 एंड 2021 में ये था 49%। उसके बाद अब यहाँ पर आपकी शुरू हो जाती है रीजनिंग। तो चलिए अब हम रीजनिंग करते हैं एक अलग तरीके से। यस, ठीक है। नाउ सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पर आपके पास है, क्योंकि ये रीजनिंग वाला इसमें दिख नहीं पाता है सही से, इसीलिए। अब यहाँ पर आपके पास है रहीम स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, गो टू 1 किलोमीटर साउथ एंड 1 किलोमीटर ईस्ट, अगेन ही टर्न लेफ्ट। अब यहाँ पर रहीम है, रहीम साहब ने स्टार्ट करी अपनी जर्नी। सबसे पहले आपको डायरेक्शन बना लेनी है। यहाँ पर आपकी नॉर्थ होती है, देन साउथ होती है, देन ईस्ट एंड देन वेस्ट। अब यहाँ पर रहीम साहब ने स्टार्ट करी है अपनी जर्नी 1 किलोमीटर नॉर्थ, 1 किलोमीटर जाते हैं वो नॉर्थ की तरफ, ठीक है। यहाँ पर वो पहुँचे 1 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। नाउ ही टर्न लेफ्ट। अब जैसे ही वो नॉर्थ की तरफ जाए तो उनका राइट किधर होगा? इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। 1 किलोमीटर देन पॉइंट्स स्टार्ट ए 1 किलोमीटर साउथ, सॉरी रहीम ने स्टार्ट करी 1 किलोमीटर, गोज़ 1 किलोमीटर साउथ। रहीम स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, गोज़ 1 किलोमीटर साउथ की तरफ आ रहे थे। हम कहाँ पर पहुँच गए? साउथ की तरफ गए हैं वो तो, साउथ की तरफ। देन 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाते हैं। अब जैसे ही वो साउथ की तरफ आते हैं और फिर वो 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। देन 10 लेफ्ट एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ। उसके बाद लेफ्ट टर्न लेकर वो 1 किलोमीटर नॉर्थ चले जाते हैं। तो 1 किलोमीटर देन 1 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए। नॉर्थ में ये डायरेक्शन होगी। अब आपको बताना है हाउ फार रहीम इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ए। ये तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से वो कितनी दूर है, तो इतनी डिस्टेंस उन्होंने कवर करी, ये इक्वलेंट हो जाएगी इसके, तो वो 1 किलोमीटर दूर है अपनी डिस्टेंस से। ए आपका सही जवाब होगा। नाउ समर इज़ रिटन एज USMMR। यहाँ पर हमने क्या देखना है कि ये जो SUMM, आपको जितनी बार भी ये इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना है, आप क्या करोगे, उसके नीचे इसको लिख लोगे USMMRE। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि MM और MM यहाँ पर कॉमन है, ठीक है।
और यहाँ पर एस यू और एस यू को इंटरचेंज कर दिया गया है, एस यू को इधर, यू एस को इधर, इस तरीके से ई आर का आर ई कर दिया है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डब्ल्यू आई एन टी ई आर को पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन सेट है बीच का एन टी ऐसे ही लिख देंगे, आर ई कर देंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, और आई डब्ल्यू कर देंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में आपके दो ऑप्शन इस तरह के दिए हुए हैं, सी भी इस तरह का दिया है, डी भी इस तरह का। डी में क्या किया है, अगर हम इसको ऐसा माने कि एम एम को भी एक्सचेंज किया है, ठीक है, अगर ऐसा मान के चले हम, तो यहाँ पर क्या होगा, एन टी भी एक्सचेंज हो जाएगा और हमारा टी एन भी यहाँ पर आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन सही होगा, और जो मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन सही होगा। और दोनों ही ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, और रीजनिंग में कोई लो नहीं होता है। रीजनिंग में आपकी एबिलिटी होती है कि किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं, वो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। तो रीजनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ, जो रीजनिंग का तरीका है उसमें आपका सी ऑप्शन भी सही होगा, डी ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है ना। रोहन इज़ द ब्रदर ऑफ सोहन। रोहन यहाँ पे ब्रदर है सोहन का। जितने भी बॉयज़ मेल होते हैं, मतलब बॉयज़ ये वाला जेंडर होता है मेल जेंडर, इसको हम सर्किल में फिट करते हैं, सॉरी स्क्वायर में फिट करते हैं किसी भी। उसके बाद है मोहन इज़ द फादर ऑफ सोहन। अब मोहन यहाँ पे फादर हैं सोहन के, तो मोहन किधर है, फादर हैं सोहन के, ठीक है, मोहन फादर हो गए सोहन के। उसके बाद है रमन इज़ द ब्रदर ऑफ दिया। अब अलग है, कुछ रमन है, वो ब्रदर हैं किनके, दिया के, वो ब्रदर हैं, दिया फीमेल है यहाँ पर। दिया इज़ द डॉटर ऑफ सोहन, और दिया क्या है, सोहन की डॉटर है। हु इज़ द अंकल ऑफ रमन, तो रमन के अंकल पूछा है। अब रमन के अंकल कौन होंगे, ऑफ कोर्स रोहन होंगे, क्योंकि रोहन के भाई सोहन है, सोहन की बेटी दिया है, और ये दोनों भाई बहन है, तो यहाँ पर रोहन सही जवाब हो जाएगा। अमंग द 5 पर्सन एम एन टी आर डी ईच हैज़ द, नाउ यहाँ पर ईच हैज़ डिफरेंट हाइट, टी इज़ टॉलर देन टी, तो टी आपका क्या है, टॉलर है देन डी। उसके बाद बट शॉर्टर देन एम। अब टी क्या है यहाँ पर, आपका टॉलर तो है डी से, लेकिन टी आपका शॉर्टर है एम से, तो टी आपका एम से शॉर्टर हो जाएगा, यानी कि एम बड़ा है, टी छोटा है, डी उससे छोटा है। अगला स्टेटमेंट है आर इज़ टॉलर देन एन, तो आर यहाँ पर क्या है, टॉलर है एन से, आर एन से बड़ा है। उसके बाद क्या है, आर शॉर्टर दैन डी, और उसके बाद आर डी से छोटा है, तो इसका मतलब डी बड़ा है, आर उससे छोटा, एन से छोटा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन होगा, टॉलेस्ट कौन होगा, एम टॉलेस्ट होगा, क्योंकि डी तो इन सबसे छोटा था, और डी इस केस में सबसे बड़ा आ रहा है, तो डी को इस तरीके से कर देंगे यहाँ पे आर डैश एन, या एम सही जवाब होगा, बी ऑप्शन। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन 55 में क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 160, 80, 40, 10 क्या हो रहा है, डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 40 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, नहीं 40 का नहीं, 10, ओके यहाँ पे 40 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 80 हो जाएगा, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें 160 हो जाएगा। इसी तरीके से 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाएगा, देन 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब आने वाला है ए। अगला है 1 अक्टूबर इज़ मंडे, देन 1 नवंबर क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर 1 अक्टूबर को अगर आपके पास मंडे है तो आपको कैसे फाइंड करना होता है, आपको ओड डेज निकालने होते हैं, ठीक है, ओड डेज कैसे निकालते हैं, 1 अक्टूबर को मंडे है। अब आपको पता है अक्टूबर में कितने दिन होता है, 31। ओड डेज कैसे निकालते हैं, 31 को 7 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 3 बचेंगे, क्योंकि 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21 एंड 7 4 द 28। तो 28 माइनस कर देंगे तो 3 बचेंगे ना, 3 ओड डेज। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जिन बच्चों को मैथ समझ में नहीं आता, यहाँ पर आप हो जाएगा 7 4 द 28, और 28 के बाद 3 बचेंगे, तो ये 3 आपके ओड डेज कहलाते हैं, ठीक है, ये समझ में आया ना। तो ये 3 ओड डेज आपके बचते हैं। उसके बाद इन्होंने पूछा है 1 नवंबर को क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मंडे में आप लोग +3 कर देंगे, ठीक है, और मंडे में +3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और थर्सडे आपका सही जवाब होगा, ठीक है बेटा, ए। नाउ अगला वाला आपका क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये है यहाँ पर नो लोयन इज़ एन एलिफेंट ऑल, ये आपका वेन डायग्राम हमें बनाना है। तो क्या करते हैं, नो लोयन इज़ एन एलिफेंट, लोयन अलग है, एलिफेंट भी अलग हैं, ठीक है, एलिफेंट लोयन का कोई रिलेशन नहीं। अगला स्टेटमेंट है ऑल एलिफेंट्स आर कंगारू, जितने भी एलिफेंट्स हैं सारे के सारे कंगारू हैं। ऑल कंगारूज आर जिराफ, जितने भी कंगारू हैं सब के सब जिराफ हैं, ठीक है, ये आपका बन गया वेन डायग्राम। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ऑल कंगारूज कैन नॉट बी लायन, ये कंक्लूजन पूछा है। तो ऑल लॉयंस, ऑल कंगारूज, ये जितने कंगारूज हैं यहाँ पे ये लॉयंस नहीं हो सकते, क्योंकि जब लॉयन एलिफेंट का कोई रिलेशन ही नहीं है और एलिफेंट के अंदर आ रहे हैं कंगारू, तो जो ऑल लॉयंस हैं वो तो एलिफेंट नहीं, सारे कंगारूज नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि ऑल लॉयंस कैन नॉट बी कंगारूज। उसके बाद है ऑल लॉयंस आर जिराफ, सॉरी हाँ, कंक्लूजन में ऑल लॉयंस आर जिराफ, सारे लॉयन जो है वो जिराफ हैं, ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पहला सही है और दूसरा गलत है। तो यहाँ पर क्या फॉलो कर रहा है, ओनली वन कंक्लूजन वन फॉलो,
हाँ, ओनली वन फॉलो कर रहा है, डी। देन अ मैन गेन्स 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस इफ सेल्स इट डबल द प्राइस ऑफ द अमाउंट। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है। पेज ले लेती हूँ मैं दूसरा, बहुत सारे पेजेस की जरूरत पड़ी है। देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपली अ मैन गेन्स 10%, तो यहाँ पर हमें उसका सर्टेन प्राइस यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो कॉस्ट प्राइस हम कर देंगे यहाँ पर 100। अब उस 100 पर उसको सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पर निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस 100 कॉस्ट प्राइस प्लस गेन आपका देन होता है 100, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका 10 हुआ, गेन कितना हुआ 10% का, उसके बाद डिवाइडेड 10, 100 इंटू 100, यहाँ पर आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 110। अब क्या कहा गया है यहाँ पे कि अगर प्रॉफिट को डबल कर दिया जाए, इफ़ द डबल इज प्राइस को डबल कर दिया जाए तो प्रॉफिट कितना बनेगा। तो प्राइस को अगर हम डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 110, और ये आ जाएगा आपका 220। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो सेलिंग प्राइस होता है उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, 220 माइनस 100 हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो ये आ जाएगा 110%, ठीक है, 120%, सॉरी 120%, मेरी कैलकुलेशन इतनी बुरी तो नहीं हो सकती, 120%, डी आपका सही जवाब होगा। नाउ मैन अगर मैमल से रिलेटेड है तो रोडेंट किससे होगा। अब मैन होता है मैमल और रोडेंट्स होते हैं आपके रैट्स, क्योंकि वेल भी आपका मैमल होता है, स्नेक आपका रेप्टाइल होता है, बटरफ्लाई आपका इंसेक्ट होता है। अब बिब्लियोफाइल अगर बुक से रिलेटेड है तो पैट्रियोट आपका कंट्री से रिलेटेड होगा। यहाँ पे ओड 1 आउट आपको करना है। ग्रेफाइट, पर्ल, डायमंड, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, कोल, ये तीनों के तीनों आपके कार्बन से रिलेटेड होते हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, जबकि पर्ल आपका मोती अलग होता है। और अगर मोती को आप साइंस के टर्म्स में देखें तो जो मोलस्क का एक किंगडम होता है ना, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, अगर नेचुरल की बात करें तो। अगला है जॉन रन फास्टर देन जॉर्ज। जॉन जॉर्ज से ज़्यादा तेज़ भागता है। टॉम जॉन से ज़्यादा तेज भागता है, जॉन से। जॉर्ज रन फास्टर देन टॉम, तो जॉन कैसे, जॉर्ज क्या टॉम से तेज़ भागेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ के समझ में आ जाएगा। समझ में ये आ रहा है कि जॉर्ज टॉम से तेज़ नहीं भाग सकता, क्योंकि ऑलरेडी टॉम जो है वो जॉन से तेज़ है और जॉन आपका जॉर्ज से तेज़ है, तो जॉर्ज कैसे ही टॉम से तेज़ भाग सकता है। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है, और इन्होंने हमसे यही पूछा है कि पहला और दूसरा अगर सही होता है तो स्टेटमेंट तीसरा क्या होगा। सर्टेन कोड में रिया को इन्होंने सिया लिखा है, गैट को हेट लिखा है, मैक को लिखना है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि जो आर है सिर्फ उसी को चेंज किया गया है, लास्ट वाले जो नंबर्स हैं इनको सेम रखा गया है अल्फ़ाबेट्स को। तो यहाँ पर हमने देखा आर के बाद एस आया, जी के बाद एच आया, तो एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा, और लास्ट वाला सेम रहेगा, तो एम के बाद एन नेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 64, मैं इसको इधर सॉल्व कराती हूँ, दिस वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है यहाँ पर, एस यू डब्लू देन यू डब्लू वाई, उसके बाद डब्लू वाई ए। तो बेटा आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, गलत कर लिया हमने, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे डब्लू वाई ए। अब क्या करना है यहाँ पर आप लोगों को कि s का जो नंबर है, s के बाद देखिए u में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, फिर u के बाद देखिए w में कितना डिफरेंस आ रहा है, w के बाद देखेंगे फिर y में कितना डिफरेंस, उसी के बाद u के बाद w, w के बाद y, y के बाद a। इनमें नंबरिंग्स की आपको डिफरेंस करना है। s में s का नंबर कितना होता है, 19 होता है, u का 21, w का 23, उसके बाद u का 21, तो n और u में +2 का डिफरेंस है। इसी तरीके से 21 और w में आप देखेंगे +2 का डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हर एक नंबर में 2 का डिफरेंस दे रखा है, और आपको देखना है कि हर एक में 2 का डिफरेंस है। उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करके और आंसर मुझे बताएंगे। इट्स वेरी इजी, ठीक है। सारे क्वेश्चन तो बेटा मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगी ना, आप लोग को पता भी होना चाहिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। Now, the best evidence of the India's glorious past is the growing popularity of the Ayurvedic medicine in the West. तो इंडिया की जो बेस्ट एविडेंस है, इंडिया की जो ग्लोरियस पास्ट था उसकी वजह से हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो वेस्ट में बढ़ रही है। वेस्ट यानी कि अमेरिका वाले रीजन में, तो वहाँ पर बढ़ रही है। उससे क्या पता चल रहा है हमें कि हमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो इंडिया में पॉपुलर नहीं थी। अगर पॉपुलर नहीं होती तो फिर ये हमारी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ती। एलोपैथिक मेडिसिन मोर पॉपुलर, एलोपैथिक मेडिसिन का इंडिया में क्या हाल है इससे मैटर नहीं करता। हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें कहीं पे एलोपैथिक का जिक्र नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगला है मीनिंगफुल सीक्वेंस फाइंड करना है, सन, रेन, चाइल्ड, रेनबो एंड हैप्पी। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना है कि इस सीक्वेंस में कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बच्चा रेनबो को देखकर खुश हो जाता है। तो रेनबो पहला आएगा, उसके बाद बच्चा, उसके बाद खुशी, ठीक है। अब देखना क्या है कि सन पहला आता है रेन। तो जब बारिश होती है रेनबो कब बनता है, रेनबो उस दौरान बनता है कि जब पहले बारिश होती है और उसके बाद सन आता है, तब रेनबो बनता है। उसके बाद बनता है रेनबो
और बच्चे नहीं, उसके बाद आ जाएगा चाइल्ड, देन रेनबो, उसके बाद आ जाएगी आपकी खुशी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सन के बाद रेनबो आएगा, उसके बाद तो बच्चा आएगा, सन के बाद रेनबो और रेनबो के बाद आपका चाइल्ड, चाइल्ड के बाद हैप्पीनेस। तो ये आपका ए सही जवाब हो जाएगा। नाउ इसमें से आपको ओड वन एक फाइंड करना है, सेलिंग, स्विमिंग, डाइविंग, ड्राइविंग। तो सेलिंग भी आपका नाव से रिलेटेड एक जो बोट्स होती है उनसे रिलेटेड एक गेम होता है, स्विमिंग भी आपका पानी के अंदर, डाइविंग भी वाटर में होता है, ड्राइविंग आपका बाहर होता है। तो ये आपका ओड हो जाएगा। एसाइलम में रिफ्यूजीज़ को क्या मिलता है, एक रिलीफ मिलता है वहाँ पर, तो इसीलिए हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट, ये सही जवाब होगा। बी आपका सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि स्कूल के अंदर टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है, स्टूडेंट का मैटर करता है। स्कूल के अंदर टीचर हो ना हो, स्टूडेंट का होना ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना बेटा, इस बात को इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पर चूज़ द मिसिंग गिवन आउट, इसमें ACFHKMPR। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मिस नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को क्या करना है, जब भी आपके एग्जाम में इस तरह के एक दो क्वेश्चन हो, आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से नोट कर लेंगे। जिन बच्चों को याद नहीं है वो एटलीस्ट ऐसा ज़रूर कर लें, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि सोल्व हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर EF देखो मैं कितना फास्ट बोल रही हूँ कि मुझे अल्फ़ाबेट भी गलत लिख दी है, EFGHIJ, क्या वक्त आ गया ज़रा शेट। तो यहाँ पर E5 है, J10 है। कहने का मतलब है कि आपको इसको पूरा लिख लें, ठीक है बेटा। बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसी तरीके से आप अगर एग्ज़ाम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत मायने रखती हैं ये सारी चीज़ें। एग्ज़ाम हॉल के अंदर सिर्फ 2 ही घंटे का टाइम आपको मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद 60 है यहाँ पर 0.6, 0.06, 0.006, इसके बाद 3 0 आपको लेकर आने हैं, 0.0006, उसके बाद 4 आ गए, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है, 1, 5, 25। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 की मल्टीप्लाई 5 से, जब भी तो 25 आ रहा है। 25 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 पंजे 125, यहाँ पर आपका 125 आ जाएगा। उसको 125 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 625 आ जाएगा, और 625 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3125 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब 125 होगा। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन ऑप्शन। तो फॉलोइंग इसमें क्या है, इसमें से माइनस करेंगे इसको, और यहाँ पर देखेंगे माइनस करके जो बैलेंस हो रहा होगा यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 देख लेते हैं, 100, उसके बाद 87 के बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया है, देन 55 एंड देन 36। तो बेटा देखिए 111 में से 100 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 11 का डिफरेंस आ रहा है। 87 में यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, देखिए आप लोग कितना डिफरेंस आएगा, 100 में से जाएंगे तो 3 और 13 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें डिफरेंस फाइंड करके बताना है, और यहाँ 55 और 36 में कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, 55 और 36 से हो जाएगा 9 एंड 1, 19 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अब हमें सीक्वेंस समझ में आना चाहिए कि ये जो डिफरेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं 11 का, देन 13 का, उसके बाद 19 का, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो बेटा, किस चीज़ का नंबर चल रहा है, ये ओड नंबर्स का चल रहा है सीक्वेंस, ठीक है, ओड नंबर्स का। तो 11 के बाद 13 का डिफरेंस, तो यहाँ पर 15 का डिफरेंस आना चाहिए, और उसके बाद 19 का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 87 में 15 को ऐड कर दोगे और नंबर्स आपका आएगा 72, सॉरी माइनस कर दोगे, तो यहाँ पर आपका, क्योंकि डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पर आपका 15 माइनस करोगे तो 72 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73, सॉल्व कर लो, आई एम रियली टायर्ड नाउ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ये भी डायरेक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इस तरीके से डायरेक्शन पहले बना लेनी है। एक बिलियनियर ड्रोव हिज फेरी टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसने अपनी फेरी को लेकर गया, टर्न्ड लेफ्ट, देन ड्रोव 10 किलोमीटर, उसके बाद वो लेफ़्ट की तरफ आया, यहाँ पर जाकर आपका लेफ़्ट इधर, राइट इधर, लेफ़्ट की तरफ गया, और उसके बाद उसने 10 किलोमीटर मूव किया, देन टर्न्ड कवर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी, देन ही फाउंड हिमसेल्फ 10 किलोमीटर वेस्ट। अब यहाँ पर आने के बाद उसने अपने आप को 10 किलोमीटर दूर पाया वेस्ट की तरफ से। हाउ फार डिड ही ड्राइव नॉर्थवर्डली, तो वो अपने नॉर्थवर्डली कितना ड्राइव इनिशियली चला था, तो ये आपको बताना है। 20 किलोमीटर का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद रेशियो पूछा है सिलेंडर का एंड कौन का। तो जो सिलेंडर होता है आपका, इस तरीके से सिलेंडर की शेप होती है, उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो आपका कौन होता है उसका रेशियो, ये वॉल्यूम होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको अगर आप कंपेयर करोगे दोनों के वॉल्यूम को, तो 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन कि एक आवर हैंड होती है और एक आपके मिनट हैंड होती है, उसमें आपको क्या करना है, राइट एंगल फाइंड करना है इन अ डे में। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको,
देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीका बता देती हूँ कि 1 आवर ये इस तरीके की अगर घड़ी होती है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, इस तरीके से आपका राइट एंगल 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक जो घड़ी है, एक जो सुई है यहाँ पर निडल है, ये किस तरीके से जब पूरा सर्किल करती है इसको 360 एंगल डिग्री कवर करती है। और अगर हम 360 को डिवाइड करें 60 से तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपका 6 डिग्री। इसका ये मतलब है कि 1 डिग्री पर ये यहाँ पर 1 मिनट पर ये, क्योंकि हम 60 मिनट ले रहे हैं यहाँ पर और 1 मिनट पर वो 6 डिग्री चल रही है। ये हम मिनट वाली हैंड का बात कर रहे हैं, मिनट वाले हैंड का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम अपनी क्वेश्चन बनाएं तो हमारे पास आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 0.5x, 0.5 ले रहे हैं हैंड वाली में, सॉरी आवर वाली में, और ये हो जाएगा आपका 90, क्योंकि 90 के एंगल पर हमें चेक करना है। तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 90 मिनट्स एंड 4/11 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगर आगे जाएँ यहाँ पर, ठीक है, तो जो फर्स्ट राइट एंगल यहाँ पर बनता है, फर्स्ट राइट एंगल जो यहाँ पर बनता है वो कितनी देर में बनता है, 16 मिनट्स में बनता है। जो पास्ट में 16 मिनट गुजर गई हैं उसमें बना होगा। अगली क्वेश्चन आपके पास बनेगी 6x इज इक्वल टू 0.5x प्लस 270, क्योंकि अगला जो ये बचता है इतना, ये 270 वाला क्वेश्चन बचता है। ठीक है, 270, तो इसमें हम कैसे करेंगे, 5.5x इज इक्वल टू 270, x की वैल्यू आ जाएगी 49 मिनट्स एंड 1/11 सेकेंड। तो टोटल इसको आप करोगे तो 24 आवर्स में, क्योंकि एक दिन का हमसे पूछा है, 24 आवर्स में कितना हो जाएगा आपका 1440 इंटू 11/36, ये आपका हो जाएगा 44 रिंग। ठीक है, तो ये 44 आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 44। ठीक है, नाउ जैबलर, प्रेटर, गैबल ये इक्विवेलेंट होते हैं किस वर्ड के, स्पीकिंग के, क्योंकि जैबलर का मतलब भी होता है कि अनक्लियर बातें करना, बहुत ज़्यादा बातें करना, बकवास करना। प्रेटर का मतलब भी होता है टॉक करना, लंबी लंबी बातें करना और फुलिश बातें करना। गैबल का मतलब भी कुछ बोलने से ही होता है कि बहुत तेज़ बोलना और ऐसा बोलना कि लोगों की समझ में ना आए, तो ये बोलने से रिलेटेड है। ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड, यहाँ पर आपको होल्ड की जो है वर्ब देखनी है यहाँ पर कि कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। तो होल्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ करी है इन्होंने, क्योंकि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1930 में हुआ था पास्ट में, लेकिन ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम वॉज के साथ हेल्ड वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। उसके बाद है जो ज़्यादा लैंग्वेज जानता है उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या आना चाहिए, वी शुड अराइव एट टाइम वी शुड अराइव एट देयर होम इन टाइम फॉर डिनर, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा प्रीपोजिशन में। मैनेजर इज़ इल वी विल हैव टू पुट ऑफ, यानी कि पोस्टपोन कर देनी है। करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पर आपकी ये रैंडोजोर, इसको हम रॉन डिजीज कहते हैं। ये इसका मतलब होता है कि किसी एक जगह पर दो लोगों का, मेल और फीमेल की मीटिंग का होना, उसको रॉन डिजीज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज़ जनरली टर्म्ड एज, इसको ग्लोसोफोबिया कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग पर। एरोफोबिया होता है जो आपको फ्लाइट में फोबिया होता है। उसके बाद है आपका टाइफोफोबिया, जीनोफोबिया, ये दोनों फोबिया क्या होते हैं ये आप लोग देखकर मुझे बताएंगे। उसके बाद है आई हैव बीन वेटिंग, कितने टाइम से, 2 आवर्स से, तो आज 2 आवर्स कहता है इंडेफिनिट टाइम है, इसके लिए हम 4 यूज़ करते हैं। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। और आपको देखना है कि जो टेंस होते हैं 12 टाइप्स के टेंस हम पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, तो ये 12 के 12 में कहाँ पर टाइम्स को किस तरीके से पूछा गया है। हैव बीन जो आपकी वर्ब होती है ये प्लूरल के साथ यूज़ होती है या फिर आई और वी के साथ यूज़ होती है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच पूछा है इसमें, लाइफ इज़ बिटर स्वीट, तो 2 कंट्राडिक्टिव वर्ड है, ऑक्सीमोरन हो जाएगा। उसके बाद है बॉर्न ऑफ कंटेंशन, ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर डिसएग्रीमेंट होता है। यहाँ पे आपको मैस्कुलिन फॉर्म पूछी है मेयर की, तो मेयर का मैस्कुलिन हॉर्स होता है, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो स्टैलियन इसका आंसर होगा। जो अस्तबल में घोड़े रहते हैं उनको कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पर वेरी फ्रेंडली, ये ईडियम्स यूज़ की गई है एज थिक एज थीव्स के लिए। नाउ गिवन, इसमें से क्या करना है आपको, ओड वन फाइंड करना है। देखिए ओड के क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे गए हैं, अब इसमें तो डिपेंड करता है ना आपकी नॉलेज पर कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ये किसी वोकेबलरी में आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा कि ये पूछा जाएगा, बस आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट को पढ़ना है, तो उसी से आपको समझ ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। टॉस का मतलब होता है ऊपर की तरफ उछालना, टॉस करना, कैच करना, थ्रो करना, हर्ल करना। इसमें क्या होना चाहिए, कैच करना, कैच चीज़ें आपके पास आ रही हैं। जब आप टॉस करते हो, थ्रो करते हो, हर्ल करते हो तो आपसे दूर जाती हैं चीज़ें। आई वॉज अनॉयड at her conduct. Description of disagreeable object, even or event by an agreeable, मतलब कुछ ऐसी जो डिसएग्रीएबल ऑब्जेक्ट हैं उनकी जगह पर एग्रीएबल ऑब्जेक्ट को यूज़ करने को हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कंसिडर करते हैं, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म होता है कि जिस तरीके से अगर हमें मान लो किसी को डाइक को कहना है तो हम क्या कहते हैं वहाँ पर पास अवे, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं कि वो पास अवे हो गए। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि इस तरह के वर्डों का इस्तेमाल करना जो एग्रीएबल हो, जो सुनने में ज़्यादा बुरा ना लगे। अगर किसी को फैटी है, कोई बहुत ज़्यादा फैटी है, तो उसको बिग बॉन कह सकते हैं कि मतलब उसको ज़्यादा बुरा ना लगे ये बातें सुनने के बाद। ठीक है, तो
इस तरीके के वर्ड हम यूज़ करते हैं, या फिर जैसे कोई अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है, अगली है कोई, हमें लग रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं उसको, यूनिक लुकिंग, ताकि उसको थोड़ा सा एहसास हो जाए कि मतलब थोड़ा सा अलग कुछ ऐसा हो रहा है। किसी को फायर करना है तो हम कह सकते हैं लेट गो, कि ये ज़्यादा बुरा वाला वर्ड नहीं है, ठीक है। खैर जिनको पता चल जाता है बुरा ही लगता है, लेकिन फिर भी क्या करें। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी द वर्ब फॉर द वर्ड ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या यूज़ होगा, वर्ब को पूछा गया, वर्ब वर्ब वर्ब, तो ग्लोबलाइज वर्ब हो जाएगी, ग्लोब नाउन होगा, ग्लोबल आपकी एडजेक्टिव होगी, ग्लोब्स आपका प्लूरल हो जाएगा। डोमिनेशन का सिनोनिम्स क्या होता है, आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सुपर सर्वेंट, डिफेंस, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी। ऑप्शन ए सही दिया गया है सॉवरेनिटी, लेकिन डोमिनेशन का मतलब होता है अपनी डोमिनिटी, जैसे आपकी कंट्री है उसके ऊपर अपनी डोमिनेशन यूज़ करना, उसको कहते हैं हम, वो सॉवरेनिटी नहीं होती है, लिटरल मीनिंग सॉवरेनिटी नहीं होता है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है हमारी अपनी हेजेमनी, कि हम अपनी कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री को नहीं आने देंगे, तो उसको मतलब बैकवर्ड्स में आप कह सकते हो कि डोमिनेशन इसका सही मतलब है सॉवरेनिटी का। नाउ रेमिनिसेंट, इसका मीनिंग क्या होते हैं, टेल मी प्लीज़। अच्छा लाइव नहीं क्लास, कोई बात नहीं इसको आप बता देना। कल्चरल हेजेमनी, वही हेजेमनी की जो आपको बात बताई कि अपनी ज़्यादा रेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना। तो ये क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ द रूलिंग क्लास परसेप्शन ओवर द अदर्स, दूसरे के ऊपर, कि हमारी जो कल्चर है हम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिटलर ने क्या किया था, आप लोगों को अगर पता हो हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने बताया था कि जो नाजी हैं ये इनकी रेस अच्छी नहीं है, हम लोगों की रेस बहुत अच्छी, आर्यन बहुत अच्छे हैं, तो उसने आर्यंस को प्रमोट करने की कोशिश की और लोगों के दिलों के अंदर चीज़ें पैदा कर दी। तो ये क्या होता है, कल्चरल हेजेमनी, कि हम ही लोग, अगर आप इंडिया के में भी साउथ वाले रीजन में जाएं, कुछ लोग आपको बहुत स्वीट मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं, और वो कल्चरल हेजेमनी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी लोग कल्चरल हेजेमनी यूज़ करते हैं, अपने आप को, अपने जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट मानते हैं। पॉड ऑफ डॉल्फिन, ये ग्रुप ऑफ डॉल्फिन होता है। देन कॉजिन, ये आपका कुकिंग के वे से रिलेटेड होता है, फूड आ जाएगा। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बेचते हैं उनको हम कहते हैं कोस्टल मैंगो, जो स्ट्रीट में जाकर बेचते हैं। कन्फेक्शनर, जो स्वीट बेचता है, जो चैंडलर, जो भी शॉपकीपर होता है, ड्रैपर, जो कपड़े बेचता है। नाउ ही बिहेव्स वेल, मैरी विल नॉट टॉक टू हिम, जब तक वो अच्छे से बात नहीं करेगा मेरी उससे बात नहीं करेगी, जब तक वो अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर ही पुल्ड थ्रू द क्राइसिस प्रेटी वेल, उसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा अ श्रीक्स ऑफ लाफ्टर, तो यहाँ पर आ हट जाएगा श्रीक्स ऑफ लाफ्टर, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। बीम ऑफ लाइट सही होता है, मैनी पीसेस ऑफ लगेज सही होता है, स्प्लिंटर ऑफ ग्लासेस भी सही होता है, फ्रेज में अश्रीक्स नहीं होता, श्रीक्स ऑफ लाफ्टर होता है, तो सी आपका सही जवाब होगा। ऑल द बेस्ट, आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, थैंक यू सो मच।